गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पिछली क्लास के आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ तो आज हम लोग कौन सी पढ़ेंगे शक्तियाँ, कौन कौन सी पढ़ चुके हैं ये हमें पहले जान लेते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले वाली वीडियो देख लें तो कंटिन्यूएशन में पढ़ना बेहतर होगा। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं कार्यपालिकाई शक्तियाँ देख चुके हैं। कार्यपालिकाई शक्तियाँ। दूसरी हम लोगों ने देखी थी विधायी शक्तियाँ। आज हम देखेंगे वित्तीय शक्तियाँ। इसके अलावा आपकी जो शक्तियाँ हैं जैसे कि न्यायिक शक्तियाँ, वो भी आज हम लोग देखेंगे। और कूटनीतिक शक्तियाँ भी आज हम लोग देख लेंगे। देखते हैं कितना ख़त्म कर पाते हैं हम लोग। फिलहाल टारगेट हमारा इतना है ना। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कूटनीतिक शक्तियों को वित्तीय शक्तियों को, ये है वित्तीय शक्तियाँ। तो हम लोग पढ़ते हैं वित्तीय शक्तियाँ, दैट इज फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति की। तो एक एक करके हम लोग नोट करते हैं। जो धन से जुड़ी हुई हैं वही सारी हैं। तो पहली इसकी शक्ति हो जाएगी वित्तीय शक्तियों में जो मनी बिल है, उसको लेकर के धन विधेयक। मनी बिल को क्या बोलते हैं? धन विधेयक। धन विधेयक पर अनुमति देता है, पूर्व अनुमति। मतलब धन विधेयक सदन में पेश किया जाएगा उससे पहले राष्ट्रपति अपनी अनुमति देता है, दैट इज पूर्व अनुमति। ठीक। दूसरा, बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। संसद का मतलब यहाँ लोकसभा, राज्यसभा के समक्ष। बजट का प्रावधान किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 112। ठीक। इसके अलावा डिमांड्स फॉर ग्रांट के बारे में है और एक आकस्मिक निधि है। तो आकस्मिक निधि जो होती है कंटीजेंसी फंड, अनुच्छेद 267 में उल्लेख है इसका, आकस्मिक निधि का। 267 आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए अनुमति देता है। धन निकालने के लिए अनुमति राष्ट्रपति देता है, उसी के पास होती है इसकी शक्ति। ठीक है, तो ये तीन शक्तियाँ हम लोगों ने देख ली राष्ट्रपति की, जो वित्तीय शक्तियाँ थी। आगे हम लोग चलते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में, जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। न्यायिक शक्तियाँ।
अब न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत क्या है? पहला पॉइंट इसका हो जाएगा, जजों की नियुक्ति करता है। जजों की नियुक्ति। जजों में कौन शामिल है? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, एससी सुप्रीम कोर्ट। लिख देता हूँ, आप लोग कुछ और ही ना समझें। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। तो यहाँ हाई कोर्ट के यहाँ पर भी जज और CJI भारत के मुख्य न्यायाधीश, और हाई कोर्ट में भी जज होते हैं, और यहाँ चीफ जस्टिस होता है। चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश। पूरे देश के जितने न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति यही करेगा। कौन? राष्ट्रपति। दूसरा, 143 आर्टिकल जो है सलाहकारी शक्ति, अनुच्छेद 143। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। कौन से में? अनुच्छेद 143। ये इसकी सलाहकारी शक्तियाँ हैं। और वहीं 143 अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देखोगे तो उसका एडवाइजरी जुडिक्शन है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। अब यहाँ पर सलाह मांग सकता है। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब आप किसी से सलाह लेते हैं, कहीं पर ये मिलता है, जैसे आपने देखा होगा, आपसे कुछ वो सलाह मांगते हैं, कुछ को आप देते हैं, कुछ को आप मना कर देते हैं। तो सलाह के दो पक्ष हैं, एक मांगना, एक सलाह लेना। ठीक, आपसे किसी ने सलाह मांगी तो आपने क्या किया? ओके, दे देता हूँ, नो, नहीं दूंगा। ओके से बेटर आप यस नो यूज़ करते हैं। चलो, सलाह मांगी, दे देता हूँ या नहीं दूंगा, दो विकल्प हैं, ये तो करते हैं। अगला, मान लीजिए आपने किसी से सलाह ली, उसने आपको सलाह दे दी। अब आप कहोगे अरे ठीक है सलाह या नहीं ठीक है, ओके सलाह ओके या नॉट ओके, आप डिसाइड करोगे सलाह मानूं ना मानूं। तो दोनों तरफ से आपके पास चॉइस है। वैसे ही हर जगह सलाह पर आपको ये मिलेगा, कहीं भी सलाह दी जा रही है या ली जा रही है, दोनों ही जगहों पर बाध्यता नहीं है। सलाह देने वाला भी बाध्य नहीं है और सलाह लेने वाला भी बाध्य नहीं है। ठीक, वैसे ही यहाँ पर भी है। सलाह बाध्यकारी होगी, बाध्यकारी मतलब मानना आवश्यक। बाध्यकारी क्यों होगी? हमने सलाह मांगी है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय क्या वो सलाह देने के लिए बाध्य है? सलाह देना बाध्यकारी है इसके लिए? वो भी नहीं होगा, जैसे कि आप बाध्य नहीं होते। तो दोनों ही तरफ से विकल्प हैं, हाँ और नहीं के। सलाह मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते हैं। सलाह ली या नहीं ली, हमने ले ली तो मानूं या ना मानूं। ठीक है, तुम सलाह दो या ना दो। क्लियर? ये हो गया आपका एडवाइजरी जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, जो राष्ट्रपति की एक शक्ति है। ठीक है, अब आती है सबसे महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति की,
क्षमादान की शक्ति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब क्या है, इसको हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। क्षमादान कौन कौन से क्षेत्रों में दे सकता है, एक बात, और कैसे देगा, दूसरी बात। क्षमादान किसे, किसे दे सकता है, कौन कौन से मुद्दे पर दे सकता है, मेरा मतलब यहाँ पर ये है। तो किसे दे सकता है, जैसे मार्शल कोर्ट, जो आपकी आर्मी होती है, सेना है, वहाँ पर मार्शल कोर्ट चलता है, उसके द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध मार्शल कोर्ट या कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के विरुद्ध। एक बात। दूसरा, राष्ट्रपति आपको पता है कि संघ का मुखिया है। राष्ट्रपति किसका मुखिया, संघ का। तो संघ बनाता है कानून। संघ का मतलब हो गया आपके संसद, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा, राज्यसभा, संसद, और ये राष्ट्रपति, ये संघ बना रहे हैं, ठीक है। और संसद के द्वारा जो पास कानून होते हैं उसको बोलते हैं संघीय कानून। और राज्य जो पास करता है तो राज्य के कानून होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य का, एमपी का, राजस्थान का, ये इस राज्य के कानून हैं, या तमिलनाडु का, तो ये राज्य के कानून हैं। तो संसद जो पास करती है कानून, वो संघीय कानून होते हैं। तो संघीय कानून, संघीय कानून के उल्लंघन के कारण जो सजा दी गई हो, उसमें ये अपनी शक्ति का उपयोग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य द्वारा कोई कानून बनाया गया, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश ने कोई कानून बनाया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा दे दी, ठीक है, तो उस पर आप अगर माफ़ी मांगना चाहते हैं तो किसके पास जाएंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे, बशर्ते वो क्या ना हो, मृत्युदंड ना हो। और तीसरी है मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस। अगर मृत्युदंड मिला है तो आपको राष्ट्रपति के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल के पास मृत्युदंड को माफ़ करने का विकल्प नहीं है। वो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील कर सकता है, लेकिन माफ़ नहीं कर सकता, ठीक। तो ये हो गए इसके। अब हम देखते हैं इसके प्रकार कौन से हैं। प्रकार, क्षमा करेगा तो कौन कौन तरीके से क्षमा करेगा, तो इसके विकल्प 5 हैं इसके पास। किसके पास, राष्ट्रपति महोदय के पास। तो हमारे लिए जानना भी आवश्यक है। पहला होता है क्षमा, ठीक। दूसरा होगा आपका, क्षमा को बोलते हैं पार्डन। दूसरा होगा आपका लघुकरण, हिंदी में कम्यूटेशन, सॉरी इंग्लिश में, आप लोग इतना समझ गए होंगे अब तक तो। और तीसरा होगा परिहार, दैट इज रेमिशन। इसके बाद आपका आएगा विराम, रिस्पाइट, RESPITE। और पांचवा है और अंतिम क्या है, प्रविलंबन, रिप्राइव्स। ये क्षमादान की शक्तियाँ जो 5 प्रकार से उपयोग करता है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते जाते हैं क्या है। तो पहला हम लिख देते हैं क्षमादान का क्षमा, जिसे हम लोग पार्डन बोलते हैं।
पार्डन तो बहुत यूज़ करते हैं, पार्डन मैम, पार्डन सर, ठीक है। तो क्षमा का क्या होगा? जब राष्ट्रपति क्षमा करेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा? आप सभी दोषों से मुक्त हो जाएंगे, उज्जवल हो उठेंगे आप, सभी दोषों से मुक्त। और कब करेगा यह क्षमा? जैसे मृत्युदंड के केस में, मृत्युदंड की स्थिति में आपको क्षमा करेगा पूरी तरह से। तो जब आपको क्षमा मिलती है तो किसी भी दोष, मृत्युदंड है, आपको कारावास है, आजीवन कारावास या कुछ भी करके है सजाएं ऐसी, तो जब उसने आपको क्षमा कर दिया तो आप सभी दोषों से मुक्त हो जाएंगे एकदम। आप ये समझ लीजिए कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। मतलब ये कि सरकार या राज्य आपको किसी प्रकार से दोषी नहीं मानेगा सभी, क्योंकि जब आप अ, दोषी हो जाते हैं तो बहुत सारी अयोग्यताएं आप पर लागू हो जाती हैं। जैसे आपको नौकरी के लिए समस्या है, चुनाव लड़ने में समस्याएं हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो सभी अयोग्यताओं से मुक्त हो जाते हैं आप, डिस्क्वालिफिकेशंस जो होती हैं, सभी अयोग्यताओं से मुक्त। इसका यही फ़ायदा है पार्डन का, ठीक है। एकदम आपका पुनर्जन्म हुआ है, आपने कुछ किया ही नहीं, कोई अपराध आपसे नहीं हुआ था, ऐसा मान लिया जाएगा जब राष्ट्रपति आपको क्षमा कर देता है। आपको से तात्पर्य जो भी कन्विक्टेड है, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स, यही कन्विक्टेड था अभी, ठीक है। ये कन्विक्टेड था, अभी इशू मान लेते हैं एक्स है ना। अगला कौन सा है? दूसरा है कम्यूटेशन या लघुकरण। इसमें अंतर बहुत पूछा जाता है, आप लोग अंतर पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत माइन्यूट अंतर है इन सब में। COMMUTATION, कम्यूटेशन, ठीक है। लघुकरण में क्या होगा? लघुकरण में जो दंड होता है, आपको दंड की प्रकृति में बदलाव होता है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर दिया जाता है या बदलाव, इतना ही याद रखना है। अब दंड की प्रकृति क्या होती है? जैसे आपको सजा मिली आजीवन कारावास, ये प्रकृति, आजीवन कारावास आपको मिला, या सश्रम कारावास मिला, या डेथ सेंटेंस मिल गया, मृत्युदंड, ये सब प्रकृति है। तो दंड की प्रकृति कैसे बदलेगा? जैसे डेथ सेंटेंस है, इसको कहेगा कम्यूट कर देगा आजीवन कारावास में, क्या अब डेथ सेंटेंस नहीं होगा, आजीवन आपका कारावास होगा। आपको आजीवन कारावास मिला हुआ था तो इसका प्रकृति को बदल देगा, कहेगा सश्रम कारावास रहेगा आपका, लेकिन पीरियड कम हो जाएगा आपका, आजीवन कारावास या सश्रम कारावास। आप इसको मत लिखिए आजीवन को सश्रम में, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सश्रम वाला ले लीजिए, सश्रम कारावास आपको मिला है तो आपको साधारण कारावास कर दिया गया कि श्रम आप नहीं करेंगे, तो एक नॉर्मल कारावास हो गया आपका। तो ये कारावास का नेचर बदल रहा है, ठीक है। लेकिन वो आपका जो पीरियड है वो यहाँ पर उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको पीरियड भी कम करना है, आजीवन कारावास को अगर हम कम्यूट करते हैं तो जैसे कि नेचर इसका हम बदलना चाह रहे हैं आजीवन कारावास का, आजीवन कारावास में ही समझ लीजिए कि अब सश्रम कारावास है, आजीवन कारावास में आपको सश्रम मिला हुआ है, ठीक। तो
आजीवन साधारण कारावास हो जाएगा, आजीवन का साधारण कारावास। कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, कहीं डाउट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके ये दो हैं जिसको आपको समझने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा है हमारा रेमिशन, परिहार। कुछ भाग हरण कर लो, परिहार मतलब कुछ तो हरण करो हमारा, रेमिशन। तो रेमिशन में क्या होगा, आपका जो नेचर है, जैसे यहाँ नेचर बदल रहा था, तो यहाँ नेचर नहीं बदलेगा, आपका समय कम हो जाएगा, समय कम हो जाएगा। राष्ट्रपति आपका समय कम कर देगा, लेकिन नेचर नहीं बदलेगा। जैसे आपको सजा मिली सश्रम कारावास 10 साल का, सश्रम कारावास 10 साल का मिला, तो ये कन्वर्ट कर देगा, ऐसा है सश्रम कारावास ही रहेगा, नेचर नहीं बदलेंगे, यहाँ में 7 साल का कर दिया। 7 साल आप सश्रम कारावास जेल में रहिए, इसके बाद आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, पीरियड कम हुआ क्या, ये नहीं बदला, पीरियड कम हो रहा है। या आपको साधारण कारावास था, साधारण कारावास मिला आपको 15 साल का, तो इसको बदल देंगे साधारण कारावास 10 साल, साधारण कारावास 10 साल। ठीक, तो परिहार आप लोग समझ गए, समय कम हो जाएगा अगर रेमिशन हो रहा है तो। अगला है हमारा विराम। विराम का मतलब होता है रुकना, इसको बोलते हैं रिस्पाइट। कुछ देर विराम कर लो, तो आपको जो दंड मिला है उसमें कुछ विराम लग जाएगा। ठीक है, विशेष परिस्थितियों की वजह से, विशेष परिस्थितियों की वजह से, स्पेशल कंडीशन सर्कमस्टांसेस की वजह से छूट मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, शारीरिक अक्षम हो गया, तो उसकी वजह से उसे कुछ माफ़ी मिल जाती है। या जो गर्भस्थ महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को, तो विशेष परिस्थितियों में आपको छूट मिलती है, वो रिस्पाइट कहलाती है, राहत मिल जाती है आपको। ठीक है, लास्ट है आपका प्रविलंबन। रिप्राइव्स, REPREIVES। रिप्राइव्स को आप समझ लिए कि स्टे लग जाता है, कुछ समय के लिए स्टे। किस पर, सजा पर। स्टे का मतलब कुछ समय के लिए सजा पर रोक। मेन शब्द है, आप स्टे याद रखिए, कुछ समय के लिए सजा पर स्टे हो जाता है। कैसे, हाउ, हाउ इन द सेंस, जैसे आपको मिला मृत्युदंड, आपको नहीं, सॉरी, जो ये एक ऑफेंसिव है। ठीक है, जैसे ये किसी को मृत्युदंड मिला,
ये भाई साहब हैं, ठीक है, एक्स, इनको मृत्युदंड मिल गया। तो अब क्या होगा कि मृत्युदंड मिल गया तो तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, तो फांसी दे दी जाएगी। तो वो राष्ट्रपति के पास जा ही नहीं पाएगा, क्षमा के लिए कैसे जाएगा, तो वो पीरियड चाहिए होता है, तो इसी मृत्युदंड पर रोक लगा दी जाती है, मृत्युदंड पर रोक लगा दी। अब क्या होगा, जब रोक लग गई तो फांसी नहीं होगी, अब फिर ये राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए जाएगा। तो टेम्पररी रोक लगा दी जाती है आपकी सजा पर, ठीक। तो ये आपका जो शक्तियाँ थी, क्षमादान की शक्तियाँ, वो हमने डिटेल में जान ली। यहाँ पर आपको जो नोट करने योग्य एक बात अलग से है, वो ये है, इस जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, पद की क्षमादान की शक्तियाँ, इसका अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 72 है, ठीक। वैसे ही राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, क्षमादान लिख लीजिए आप लोग ने, क्षमादान शक्तियाँ, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 161 में। ये दोनों एक साथ रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक। दूसरी बात, अगला पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है कि मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार, चाहे वो राज्य के कानून के तहत ही क्यों न दी गई हो, मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को, केवल मतलब एक राज्यपाल को नहीं। लेकिन राज्यपाल क्या कर सकता है मृत्युदंड के मामले में, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्या कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। जो हमने पढ़ा कि जो हमने क्षमादान की शक्तियाँ पढ़ी वो सभी प्राप्त हैं राज्यपाल को, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता वो, मृत्युदंड को लघुकरण कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। कम्यूट मतलब मृत्युदंड को तब्दील कर दिया आजीवन कारावास में, नेचर बदल गया, इस प्रकार से वो बच जाएगा, उसकी फांसी तो नहीं होगी। राज्यपाल इतना कर सकता है, लेकिन क्षमा करने का अधिक शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है कि आप एकदम उज्जवल उठेंगे, पुनर्जन्म हो जाएगा, कि आपके पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति से भिन्न है, और राष्ट्रपति का क्षेत्र विस्तृत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल के संदर्भ में भी पावर प्राप्त है, मृत्युदंड के बारे में मामले में ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, जो कि राज्यपाल को नहीं प्राप्त है, ठीक है। अब हम लोग अगली पावर पर चलते हैं, जो है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर्स, कूटनीतिक शक्तियाँ, किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसमें, इसमें दो तीन बातें हैं जो हमें याद रखनी है। वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जो होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ या समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यह क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन इनका रेटिफिकेशन संसद ही करती है,
अनुसमर्थन बोलते हैं। संसद करती है। अनुसमर्थन का मतलब हम मानेंगे कब। समझौता तो हो गया किसी देश से, लेकिन फाइनली हमारा देश मानना तभी शुरू करेगा जब हमारे देश की संसद उसको स्वीकार कर लेगी, रेटिफाई कर लेगी। अनुसमर्थन को बोलते हैं रेटिफाई कर लेगी। ठीक। अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो फोरम होते हैं वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व। और तीसरा और अंतिम, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, डिप्लोमेट समझ रहे हैं ना, उनको भेजता है और रिसीव करता है। और रिसीव करने का काम करता है। और रिसीव करना। जैसे डिप्लोमेट मतलब जो एम्बेसडर हैं, ठीक है। कमिश्नर्स होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो। बेसिकली आप एम्बेसडर याद रखिए, जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो हम लोगों ने जितना टारगेट सेट किया था उतना तो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। ठीक है। अब एक लास्ट शक्ति इसकी बची है राष्ट्रपति की, कौन सी? आपातकालीन शक्तियाँ। तो यहाँ पर हम लोग बीच में डिस्कस करेंगे, अलग से एक क्लास में हम इमरजेंसी प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आपातकालीन शक्तियाँ, यहाँ आपातकाल से पहले एक काम और लोग पढ़ लेते हैं, सैन्य शक्तियाँ। तो फाइनली ये मेन छोटी छोटी शक्तियाँ जो कहा जाता है वो खत्म हो जाएंगी। सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसकी इस सैन्य शक्तियों में पहला है, देश की जो रक्षा सेना होती है उसका प्रमुख होता है। देश की सेना का प्रमुख होता है। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, देश की सेना का प्रमुख होता है कहने के लिए सब शक्तियों का उपयोग करेगा कौन? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से ही इसको काम करना होता है। जैसे कि अभी हमने क्षमादान शक्तियाँ पढ़ी, तो क्षमादान शक्ति का प्रयोग भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है। देश की सेना का प्रमुख होता है। दूसरी बात, कमांडर इन चीफ ऑफ फोर्सेस। दूसरा, जो सेना के प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। सेना के प्रमुखों की नियुक्ति। तो तीनों सेना प्रमुख जो होते हैं उनकी नियुक्ति, जल थल और वायु। ठीक। जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। और आपातकाल की उद्घोषणा भी करता है। इसको यहीं लिख लीजिए, नहीं आपातकाल वाले में हम लोग पढ़ेंगे आपातकाल की घोषणा। तो ये हमने सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर भी देख ली राष्ट्रपति की। अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ उस पर। इमरजेंसी पावर्स।
तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कितने प्रकार की हैं आपातकालीन शक्तियाँ, कितने प्रकार की हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास। तो ये है 3 प्रकार की, या यूँ समझ लीजिए कि आपात कितने प्रकार की होती है, इमरजेंसी के प्रकार क्या हैं। तो आपात के प्रकार होते हैं 3। कौन से? एक हो गया आपका राष्ट्रीय आपात, इंग्लिश में नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। दूसरा स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, राज्य आपात। इसको हम लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन इज प्रेसिडेंट रूल। और तीसरा है आपका वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपात, इंग्लिश में फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब यहाँ पर एक बात जो नोट करनी है आपको, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 352 में, प्रेसिडेंट रूल का उल्लेख अनुच्छेद 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360 में। ठीक। और ये आपात कालीन प्रावधान संविधान के कौन से भाग में है, ये भी पूछा जाता है। तो आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख संविधान के भाग 18 में है। याद करने का तरीका, आपात आ से स्टार्ट होता है, 18 भी आ से है, तो आपात 18 में है। और इसी 18 भाग 18 के अंदर 352 से लेकर 360 तक के अनुच्छेद हैं यहाँ पर। ठीक। तो 352 से 60 तक हैं। तो 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल, और 360 में वित्तीय आपात। ठीक है। अब हम चलते हैं पहली आपात को पकड़ते हैं। पहला आपात है आपका राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उद्घोषणा मतलब घोषणा करना कि राष्ट्रीय आपात लागू हो गई, तो उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय आपात का अनुच्छेद आप यहीं लिख लेंगे, 352 में उल्लेख है। ठीक है। उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आधार क्या होगा, मतलब कोई ग्राउंड तो चाहिए, क्या ग्राउंड होगा घोषित करने का कि राष्ट्रीय आपात लागू कर दी जाए। तो आधार हैं इसके 3। ठीक है। कौन कौन से 3 आधार हैं इसके? पहला है युद्ध, इंग्लिश में वॉर। दूसरा है बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, इंग्लिश में एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र, सशस्त्र मतलब शस्त्र के साथ, हथियारों के साथ। ठीक है। विद्रोह, विद्रोह तो समझ ही गए होंगे आप लोग। विद्रोह देश के अंदर होगा कि देश के बाहर होता है? देश के अंदर होता है, स्वाभाविक सी बात है। और युद्ध और बाह्य आक्रमण, ये दोनों देश के बाहर से लोग, जो लोग होते हैं, कोई देश हम पर हमला करेगा, कोई देश हम पे आक्रमण करेगा,
तो ये बाहर से होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा भारत, ठीक, इधर आपका पाक, इधर है आपका चाइना। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, भारत पर आक्रमण करेंगे, तो ये बाहर से हुआ। ये आक्रमण के अलावा क्या युद्ध भी कर सकते हैं कि भैया हो हम भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं, तो ये बाहर से हो गया। चूँकि बाहर से हो रहा है तो ये आपात क्या किया गया, इसको कहा गया कि ये एक्सटर्नल इमरजेंसी है। कौन सी इमरजेंसी, एक्सटर्नल। क्यों, क्योंकि बाहर से है देश के, या बाह्य आपात बोलते हैं। बाह्य मतलब बाहर से। आपसे अगर कोई पूछता है कि एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या होती है, तो आपको सिर्फ बताना है कि जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषणा होती है तो वो एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है। क्यों, क्योंकि देश के बाहर से है हमारी जो समस्या है। सशस्त्र विद्रोह तो देश के अंदर के जो लोग होते हैं वो करते हैं हथियार लेके, ठीक है। इसीलिए इसको इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है। कौन सी इमरजेंसी, इंटरनल। ये हमारा इंटरनल मामला है। और हिंदी हो जाएगी इसकी आंतरिक आपात। तो आपात आपके पास दो हो गई, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का इंग्लिश होगा आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन, REBELLION, ठीक है। तो ये हो गई। अब यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ समझनी जरूरी है, सशस्त्र विद्रोह के बारे में एक बात आप लोग जान लीजिए यहाँ पर, बाकी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्या, पहले संविधान में जहाँ पर सशस्त्र विद्रोह लिखा है वो सशस्त्र विद्रोह नहीं था, यहाँ पर लिखा हुआ था आंतरिक अशांति। तो पहले ये आधार नहीं था सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषणा की जाए, पहले तक आंतरिक अशांति के आधार पर घोषणा की जाएगी। लेकिन इसको सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस किया गया, कौन से, आंतरिक अशांति में इसको हटाया गया, संशोधन करके लाया गया क्या, सशस्त्र विद्रोह। क्योंकि पहले था आंतरिक अशांति, फिर संशोधन किया गया, कौन सा अमेंडमेंट आया, 44th संवैधानिक संशोधन, और इसके द्वारा किया गया सशस्त्र विद्रोह। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है घुमा फिरा के कि निम्न में से किस आधार पर अब आपात की घोषणा नहीं की जा सकती, तो उसमें एक होगा आंतरिक अशांति। तो आपको वही टिक करना है कि इसके आधार पर अब घोषणा नहीं कर सकते, पहले की जाती थी। 44वां संशोधन कब हुआ था, ये जनता पार्टी ने किया था, बहुत ही ज़रूरी अमेंडमेंट है ये, 1978 में किया था जनता पार्टी ने, ठीक है। तो सशस्त्र विद्रोह शब्द रिप्लेस किया गया आंतरिक शांति की जगह। तो जहाँ आंतरिक शांति लिखा था वहाँ पर लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह। आप लोग समझ गए। और अमेंडमेंट भी आपने देख लिया कौन सा अमेंडमेंट था, ठीक। अब जब उद्घोषणा हो गई मान लीजिए, तो उद्घोषणा, एक तो रीजन आपने लिख लिया, एक और रीजन हो सकता है इमिनेंट डेंजर, आसन्न संकट अगर हो जाए, मतलब ये आभास हो जाए कि संकट एकदम निकट है, आसन्न संकट है, तो इस आधार पर भी घोषणा हो सकती है। क्योंकि हम आक्रमण होने का इंतजार तो नहीं करेंगे, आक्रमण हो जाए फिर हम करें। हमें आभास हो जाए कि लग रहा है आक्रमण हो ही जाएगा राष्ट्रपति को, तो वो घोषणा कर देगा, ठीक। अब उद्घोषणा हो गई, मान लीजिए कि आपातकाल लागू हो गया। कब तक लागू रहेगा, पीरियड क्या होगा, पीरियड होगा 1 माह तक, ठीक। 1 माह तक लागू रहेगा। उसके बाद इसको संसद के सामने रखा जाएगा,
संसद के सामने रखना होगा और अनुमति लेनी होगी। अगर अनुमति नहीं मिली तो ये खत्म हो जाएगी आपातकाल। अनुमति संसद कैसे देगी? बहुमत क्या होगा वहाँ पर? विशेष बहुमत से। ऐसा जो प्रस्ताव लाया जाएगा सरकार के द्वारा उसे विशेष बहुमत से पास करना होगा। विशेष बहुमत क्या होता है? इसकी दो कंडीशन है। इसकी दो कंडीशन है। पहली, कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक। और दूसरी कंडीशन है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 एंड मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3। तब ये पास होगा और फिर आगे चलता रहेगा। और एक बार जब पास हो गया तो 6 माह के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगा, 6 मंथ के लिए लागू। एक्सटेंशन भी पार्लियामेंट 6 महीने का देगी। हर 6 महीने बाद सरकार को पार्लियामेंट के पास आना पड़ेगा, संसद के पास आना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से आपकी आपात में जो हमने पढ़ लिया ख़त्म हो रहा है। बाकी हम लोग एक सेपरेट क्लास में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, दूसरी आपात को हम देखते हैं, राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन या राज्य इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। अनुच्छेद कौन सा है? 356। ग्राउंड क्या होगा? किस ग्राउंड पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? आधार। ग्राउंड का मतलब आधार। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। मतलब ये कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, वही आधार है। तो ग्राउंड ये हो गया। और कैसे लगाएंगे? राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन केवल यही जरूरी नहीं है, अदरवाइज भी उसको अगर समाधान हो जाए, समझ रहे, राष्ट्रपति को समाधान हो जाए राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, एक ग्राउंड है। अदरवाइज कहीं और से भी उसको कंफर्म हो जाता है कि वहाँ नहीं चल रहा है तो भी वो लगा सकता है। ठीक, और ये जो लागू होगा इसका पीरियड क्या होगा? 2 माह के लिए। और 2 माह के अंदर इसको पटल पर रखना पड़ेगा। किसके? संसद के पटल पर। तीसरा है वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360। अब इसका ग्राउंड क्या होगा घोषित करने का? ग्राउंड मतलब आधार। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, वित्तीय अस्थिरता या देश की साख को खतरा हो। देश लिखिएगा, देश। देश की साख, साख का मतलब होता है क्रेडिट। देश की साख को खतरा हो तो ये घोषित कर देगा। अब तक कितनी बार हुआ है ऐसा? तो अब तक एक बार भी नहीं हुआ है। वित्तीय आपात नहीं लगाया गया देश में, एक भी बार नहीं लगाया गया। इसका प्रभाव क्या होता है?
प्रभाव क्या होगा, देश में पैसा हो गया कम तो सैलरी कट हो जाएगी, सैलरी और अलाउंसेस किसी के भी हो, सैलरी एंड अलाउंसेस में कमी, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज सबकी, इवन जज लिख देते हैं, जज का मतलब सारे जज आ गए, ठीक है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट HC SC दैट इज सुप्रीम कोर्ट के जज, दोनों की सैलरी और जो अलाउंसेस हैं उसमें कमी कर दी जाएगी। तो इसी के साथ हम लोग जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो ख़त्म करते हैं, और जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, इसको हम लोग किसी सेपरेट क्लास में कवर करेंगे डिटेल में, कि उसका प्रभाव भी क्या होता है, कैसे क्या होगा, वो अलग ख़त्म करेंगे वो लोग। तब तक के लिए द एंड हम लोग करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, होप्स ऑर्डिनेंस में, ठीक है, थैंक यू।